मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये कॉन्फ्रेंस जो रोकी गई है इसको मैं कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान को आप इस तरह नहीं चला सकते और हम आपको पाकिस्तान ऐसे नहीं चलाने देंगे। आओ हम सब बाहर निकले, जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। तहरीक इंसाफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुज़ाकिरात किस बात पे होते हैं? जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, उससे मुज़ाकिरात नहीं होंगे। मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आ रही। और जो लोग बात करते थे कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बहुत ख़तरे हैं और वो बड़े मसाइल से गुजर रही है, गवर्नमेंट ने अपने 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत और मशीर जो हैं उनकी तादाद में इजाफा करके बता दिया कि शायद उन्हें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है या वो स्टेबल हैं। और वो जो चैम गोइयाँ हो रही थी वफाकी दारुल हुकूमत में कि शहबाज गवर्नमेंट आज गई या कल गई, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। और दूसरी तरफ कौमी इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस होती है, उसे पहले होटल नहीं मिलता, फिर उसे जगह नहीं मिलती। अगर वो कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसका जितना इम्पैक्ट आना चाहिए था, क्या वो आ पाया? वो कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, नहीं थी? अपोजिशनों का इत्तेहाद जो है वो कितनी कामयाबी से हुआ, या उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसके दस्तखत ही ना होना, ये कितना अलार्मिंग है इस इत्तेहाद के लिए, जिसको लीड करने की कैपेसिटी मौलाना साहब के अलावा शायद किसी और फ्रीक में ना हो। तो फिर बात किधर जाएगी? कहा तो ये जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे। ये जो कौमी इत्तेहाद है, ये कौमी इत्तेहाद, इनमें से एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के मौलाना फजल रहमान भी हिस्सा होंगे और वो गवर्नमेंट से निगोशिएट करेंगे और रमज़ानुल मुबारक के बाद इसमें शिद्दत आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजूहात हैं? इसके लिए आपको स्क्रीन के साथ बंधे रहना पड़ेगा और जानते हैं कि इन सारे मुमकिन सवालात की वजूहात क्या हैं। अलायंस इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और हम एक बड़ा अलायंस बनाना चाह रहे हैं और 4 उसूबों से हम लेना चाह रहे थे। सो फार वो हमारे साथ अलायंस का प्रॉपर हिस्सा नहीं बने हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, ना हमारे पास उनका कोई ऐसा मुतालबा आया है। जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस में कुछ पॉइंट पे एजेंडा पे करेंगे, जब डिवाइडेड अपोजिशन हो, जब ये इनको इकट्ठे होने का कोई इम्कान ना हो और ये एक दूसरे से ही दस्तो गिरेबां हैं, और ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि पीटीआई तो अपने अंदर उसके कई ग्रुप और धड़े हैं, तो उस सूरत हाल में फिर हेडलाइंस बनाने के लिए या अपने कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए आपको इसी तरह करना पड़ता है। सीनियर एंकर पर्सन है असमा शराजी साहिबा, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कौमी इत्तेहाद जो है इसका मुस्तकबिल फिर क्या है और उसका कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं, या इसे कोई अवामी पजीराई भी मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी, या मौलाना साहब इनका हिस्सा बन भी सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, या वही होगा जो 26वीं आईनी तरमीम में हुआ कि मौलाना साहब ने और तहरीक इंसाफ ने फाइनली अपने रास्ते जुदा कर लिए थे। अपोजिशनों का इकट्ठ जो है, इतनी ताकतवर गवर्नमेंट, इतने ज़बरदस्त मसल्स हैं उसके, ये तो हंसते होंगे उस इत्तेहाद पे। इनका वो इत्तेहाद क्या बिगाड़ सकेगा? और बड़ी वो उसने स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी प्रेस रिलीज भी लंबी चौड़ी जारी की है। क्या आपका टेक है? इस गवर्नमेंट को किससे खतरा हो सकता है? सच्ची बात है कि ये ख़तरे से ज़्यादा ना ये अपने ताकत का इजहार है कि आप जो भी मर्ज़ी कर लें, हम ताकतवर हैं और हमारी जो होल्ड है, हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ खड़े हैं। तो ये उससे ज़्यादा उसका ख्याल लगता है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो मुश्किलात में है। उसको एक ऐसा मतलब स्ट्रीट पावर उसको चाहिए, वो सड़कों पे आना चाहते हैं, वो बग़ैर इत्तेहाद के नहीं आ सकते हैं। उन्होंने जितने भी इससे पहले हरबे आजमाए हैं वो तमाम नाकाम हुए हैं। वो स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर सके और उनको करने भी नहीं दी गई, ये भी एक सच है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके बावजूद हुकूमत अगर ये समझती है कि एक कट हो और उसके अंदर जो है वो गुफ्तगू भी नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है कि ये वो स्टेज है जो कि हमने
जनरल मुशर्रफ के शुरू के अदवार में देखी थी, 2-4 सालों के अंदर इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन फिर बाद में नॉर्मलाइज हुए थे। और मार्शल लॉ के अंदर हमने देखी थी इस तरह की सिचुएशन। लेकिन उसमें देखिए ना, अपोजिशन जो है वो भी अपना एक पूरा एजेंडा लेके आती है, एक लार्जर एजेंडा। अब यानी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने जो तकरीर की और JUIF के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, और फिर JUIF ने जो है वो PTI के ख़िलाफ़ बात की, तो मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो किसी एक एजेंडे के ऊपर खड़े हों। मुझे हुकूमतें, इस तरह की हुकूमतें, ताकतवर हुकूमतें, यानी हुकूमत को अब ताकतवर कहें या जो भी एक सिस्टम है वो ताकतवर है, उसकी ताकत तो अपनी जगह पे है, लेकिन अपोजिशन ने कौन सी कोशिश की है कि वो एक सफ़े पे आ सके। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ये कोशिश थी कि ये इत्तेहाद ना हो, और कोशिश है कि ये इत्तेहाद ना हो, और उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कामयाब रही है हुकूमत। JUIF का कहना है कि हमने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर की है, लेकिन इत्तेहादी के तौर पर नहीं की, बल्कि मंदूब के तौर पर हमने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। हाँ, इख्तलाफात यकीनन बाकी हैं और इख्तलाफात अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए, मगर कम से कम हम कुछ इश्यूज़ पे इकट्ठे हैं। हम आए, अपनी बात रखी, और वो कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं, मगर बतौर मुबस्सर, बतौर ऑब्जर्वर हम वहाँ पे आए और अपनी बात हमने रखी है। इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ कौमी अलायंस अगर बना तो उसमें से मौलाना फजल रहमान साहब गायब हैं, और अगर वो हैं भी तो जिस तरीके से जिस नक्शे में रंग भरे थे तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब को लेकर, वो तो फिर नहीं हो सक रहा। तो फिर क्या ऑप्शंस बची हैं तहरीक इंसाफ के पास, या इमरान खान आजकल क्या सोच रहे हैं? चोर साहब, ग्रैंड अलायंस तो कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ लग नहीं रही, कोई पोला पोला सा अलायंस है, और उसमें सिग्नेचरी भी नहीं है, फजल रहमान भी मंदूब के तौर पर उनकी शिरकत हुई है। क्या फिर कोई ऐसे कार्ड्स हैं अभी भी जो आप लोगों ने चेस्ट के साथ लगा के रखे हैं, बस यहाँ यही था, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं, वहाँ तक बात पहुँच गई है? नहीं, आप देखें ना, कोई मैजिक शो तो है नहीं कि उसमें से चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं। ये सियासत है। सियासत में पहली बात यह है कि आप इस बात को रियलाइज़ करें कि एक कॉन्फ्रेंस से हुकूमत खौफज़दा होगी। पहले PTI के जलसे रोकते थे, जुलूस रोकते थे, पता लगा सारा वो बहाना था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तो कोई मार धाड़, कोई जलसा जुलूस, कोई ऐसी बात नहीं थी ना किसी के ख़िलाफ़, ना सिट-इन, ना कोई ऐसी बात। इस पे भी डर गए। अब हुकूमत वाले असल हुकूमत पे डाल रहे हैं कि जी साढ़ा तो कोई लेन देन नहीं। दूसरी बात यह है शहबाज कि आप सियासी तौर पे जो चीज़ें देखने वाली होती हैं वो ये देखने वाली होती हैं कि पहले इमरान खान की आवाज़ अकेली थी, वो इन बातों पे, इन खराबियों पे निशानदेही कर रहे थे। मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में आइन नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन। अब मुल्क के कोने कोने में 18 जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से उस आवाज़ में हम आवाज़ हो गई, और सियासी तौर पे जो अपोजिशन इत्तेहाद होता है ना, वो मजबूती के नाम से होता है, उसमें आप मौक़िफ़, इज्तिमाई मौक़िफ़ की बड़ी अहमियत होती है। तो इमरान खान की कल परसों सियासी फतह हुई है। वो लोग जो कि उसके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके हम आवाज़ ज़रूर है। बाकी इत्तेहाद में जो बाकायदा अलायंस होता है, बाकायदा चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है एक खलीज है, JUI में भी और PTI के दरमियान जो खलीज थी उसको बहुत हद तक कवर किया गया। अब जो पाबंदियाँ लगाई गई इमरान खान पे मुलाकातों पे, क्यों लगाई गई? कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। ये 11 और 12 मार्च को भी नहीं होने, ये ईद के बाद तक ऐसे ही तमाशा चलते रहना है। मुलाकातें जो है वीकली हो जाएंगी, और उन चीज़ों के दौरान ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि जो एड्रेस ना हो सके। ये भी मैं आपको बता, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो हम अभी आप पब्लिक नहीं करना चाहते हम। वो उसकी वजह यह है कि वो उसमें असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा साहब की कमेटी है, और
उनके तहफ़्फ़ुज़ात को 15-20 नहीं है, 2-4-5 है और वो हो जाएंगे। JUIFA के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत कोई लिमिटेड स्कोप के हैं, हाँ, बड़े कोई नॉर्मल से? आप ये ना कहें कि कोई ज़मीन आसमान के कुलाबे नहीं मर रहे। उनकी कुछ जो उनकी डिमांड्स हैं, या जो डिमांड्स नहीं है, जो जहाँ पे उनको इत्मीनान होना चाहिए, और मैं समझता हूँ वो जायज़ बातें हैं, नाजायज़ बात कोई। देखिए, हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहताज नहीं है, हमने जारी रखी हुई है और इलेक्शन के फौरन बाद हमने शुरू कर, और इसमें कहता है कि हम 7-8 बड़े जलसे जिसे मिलियन मार्केट कह सकते हैं हमने कर चुके हैं, और इसमें हम हो सकता है ईद के बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा एहतजाज तो जारी है, हम तो इनके इंतजार में नहीं है अभी इससे प्लानिंग करते हैं, एहतजाज करना है नहीं करना, सबको साथ लेना है। हमने अपना एहतजाज पहले दिन से शुरू रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जारी सारी है, हम उसको जारी सारी रखेंगे। कौमी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जमात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, और उसकी वजूहात बड़ी सादी हैं। उसकी वजूहात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान स्ट्रीट पावर रखते हैं, धरना देने की कैपेसिटी रखते हैं, और 2019 में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब धरना दिया तो इमरान खान के जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट के रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कौमी इत्तेहाद का, जो अपोजिशनों का इत्तेहाद है, उसका हिस्सा अगर बन भी जाते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, किस दायरे के अंदर वो मूव कर सकते हैं, क्या होगा। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब इन सारे मामलों को लेकर और उनकी जमात मुमकिना तौर पर क्या सोच सकती है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अलामिया किया या उसके बाद जो बातचीत की, उसमें क्या यकीन दहानी कराई? उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तो ये क्यों करवानी पड़ी? इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब या जो बाकी दीगर जमातें उनके साथ शामिल हैं, BNP मैंगल है, जो लोग हमेशा ही ये मतलब हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का हिस्सा रहे हैं, वो उनके हाँ शक व शुबहात हैं कि इधर तो तहरीक होगी, उधर ये चाहते हैं कि सियासी लोगों से बात ना हो बल्कि वहाँ बात हो। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो। तो इसकी गारंटी कौन देगा कि हम एक तहरीक चलाएं और पता चले कि तहरीक इंसाफ जो है वो बंद कमरों में किसी और से मुलाकात करिए, जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले की, और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। इसी तरह से उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को एतमाद में नहीं लिया, और उनके शिकवे ऑन द रिकॉर्ड है, इस मामले के ऊपर हो या 26वीं तरमीम पे हो, दोनों चीज़ों के ऊपर उनके शिकवे जो हैं वो मौजूद हैं। तो एतमाद की इतनी कमी है और इतनी ज़्यादा इतना खलल है इस मामले के अंदर, और इतना एतमाद साजी नहीं हो पा रही है कि कोई एक दूसरे के ऊपर यकीन करने को तैयार। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि अगर मैंने तहरीक जो है चलानी है और मुझे सरेंडर करना पड़ेगा इन सियासी जमातों के बाद, और मुझे भी डायरेक्ट किसी जगह मौका मिलेगा, तो मैं फिर इन जमातों को साथ लेके चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, और वो यकीनी तौर पर नहीं चल पाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात तो ऐसा है कि इस वक्त तक हमने शेयर नहीं किए, आपस में हमने शेयर किए हैं PTI और हमारे दरमियान, क्योंकि हमारे दरमियान जो है ना वो हमारा एक माजी है, और वो माजी ऐसा है जिसमें तलखियाँ रही हैं। तो वो तलखियाँ हम समझते हैं कि उन तलखियों की मौजूदगी में गो कि हम वर्किंग रिलेशनशिप हमने बनाए हैं आपस में, मगर स्टिल जो है ना हमारे दरमियान कुछ ऐसी रिजर्वेशंस हैं जिनका उनको भी होंगी, हमको भी हैं। तो दोनों तरफ से जो है ना, ताकि अगर हम आगे चल पाएँ तो फिर इकट्ठे चलने के लिए कोई ग्राउंड मौजूद हों। जब इत्तेहाद बनता है तो किसी एक जमात की ख्वाहिशात या मर्जी नहीं होती, ठीक, फिर एक जॉइंट मर्जी होती है। ठीक है, 3 नकात हैं जो आखिरी रामिया भी आया जिसमें ये जिक्र हुआ है। बाय द वे उसमें JUI के जो मंदूब थे उनका तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ 26वीं तरमीम पे थे, बाकी वो साथ में। उन्होंने कहा हमने की है, तो अगर हम इस मामले में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो वो फिर हमारे लिए मुनासिब नहीं। और बड़ी सियासी बात है, समझ गहरी बात है। उसके नौक पलक दुरुस्त हो सकती है जो अदलिया से मुतल्लिक़ शिके हैं, बाकी जो 5 इस्लामी शिके हैं उनसे किसी को इतराज़ नहीं है। ज़रा 26वीं तरमीम की डायसेक्शन करें ना आप, तो PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अदलिया और बाकी जो लोग हैं उनको अदलिया की आज़ादी के ऊपर। ये क्योंकि 26वीं तरमीम जो है लाई गई
इसमें JUI के साथ खुद धोखा हुआ। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए 26वां आईन तरमीम की रूह को किल किया गया, और ये आइन की तौहीन है बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के। हज़रत फरमाया कि ये हमसे इन्होंने वादा किया था कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, और फिर उन्होंने सारा मामला किया उलट पुलट। बहरहाल ये हुकूमत जो है, पहले PDM ने इनको धोखा दिया, सरबराह थे, और नीचे वाले 2 जमातें जो अपना इक़्तिदार ले गई। मौलाना साहब सियासतदान आदमी है ना, सियासी लोग हैं, उनके साथ कौन सा अच्छा किया इन दोनों ने? साइज 16 से रिड्यूस करवा के 8 करवा दिया, और लाहौर वालों की ख्वाहिश पे हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि कोई मर्ज़ी या, और इमरान खान साहब ने भी, मैंने वो मेरे ज़रिए ये पैगाम था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म और तारीख अपोजिशन मुत्तहिदा जो है वो अनाउंस करेगी कि वो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, खदोखाल क्या होंगे, किस वक्त शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया, और मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं। इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफाहमा करना। जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, और उस मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ भी थी, इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल, हुकूमत की भी इत्तेहादी जमातें उनमें साथ थीं, और कमेटियाँ बन गईं, और उन कमेटियों ने डायलॉग का आगाज़ किया, तो वो मामला ख़त्म कर दिए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से। 28 जनवरी से पहले ही ख़त्म कर दिए गए। तो उसके बाद एक डेलीगेशन मौलाना साहब से मिलने जाता है, और उस डेलीगेशन ने जब मौलाना साहब से मुलाकात की तो मौलाना साहब ने कहा कि आप तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए, और अपने करीबी दोस्त समझे जाने वाले मौलाना साहब को आपने फरामोश कर दिया, और हमसे तो पूछना गवारा ना किया। मौलाना के पेश नज़र ये भी है कि जैसे कि पहले हुआ कि सिर्फ ये लॉन्ग टर्म किस तरह से जो है वो इत्तेहाद बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है, या जो वहाँ पे मेजॉरिटी हुकूमत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और मौलाना को शिकवा भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के ऊपर है कि उनके साथ धांधली की गई। मतलब खुद मौलाना को बलूचिस्तान से इलेक्ट होना पड़ा ना, ठीक, और उनके शिकवे भी, और किससे शिकवा है? उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अली अमीन गंडापुर साहब से शिकवा है, जो कि बकौल मतलब ख़बरों के कि मौलाना और उनके भाई जो है वो अपने ज़िले में दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह के मामलात भी हैं। तो एक तो वो एक कैसे उसके ऊपर इमरान खान साहब किस हद तक मौलाना की बात पे आएंगे। दूसरी बात ये कि मौलाना जो है वो चाहेंगे कि सीट एडजस्टमेंट करे, किससे? जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात होगी वहाँ पे, उनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट होगी। इमरान खान साहब उनको सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के लिए आसान था, वो पंजाब की पार्टी थी, उनके लिए आसान था कि वो KP के अंदर अगर कोई अरेंजमेंट करना है तो वो कर ले, मगर इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है नहीं बनाना हाउस के अंदर, फिर ये कि इस इत्तेहाद का सरबराह उनको बनाना है कि नहीं बनाना, तो ये दोनों तरफ एतमाद साजी जो है वो नहीं। और मौलाना जाहिर है पुराने खिलाड़ी हैं, 8 सीटों के साथ वो 80 सीटों का इस वक्त काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और इमरान खान साहब की जमात जो है वो इतनी मेजॉरिटी के बावजूद जो है वो 8 सीटों के ऊपर भी काम नहीं कर रही पार्लियामान के अंदर। तो किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे, और हो सकता है कि कोई बीच की राह निकल आए जिसमें कि कोई बैठ के बात कर सके। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में कि मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे, और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं? उन्होंने कहा इमरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूँ कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियाँ उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएं और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएं तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते।
मैं उनकी उन बातों से, बैरिस्टर गौहर साहब की उन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। इस बात के जो विटनेस हैं कि वो लास्ट मोमेंट तक जो है ना, वो जो अमेंडमेंट्स होती रहीं, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जा सकता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी उस दिन जो है सेनेट हॉल में मौजूद थे, या आजम तारड़ साहब से पूछा जा सकता है। वो अमेंडमेंट्स आके लास्ट मोमेंट पे वर्बली जो है ना मैंने करवाई थी, और वो पीटीआई के कहने पे हुई थी। वो भी दिन थे जब 26वीं आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर मौलाना साहब और उनकी पार्टी के लोग निजी महफिलों में बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी माहिर कानूनदान थे वो शायद अपना होमवर्क करके नहीं आते थे। इससे भी बात आगे बढ़ गई जब बैरिस्टर गौहर साहब को मौलाना साहब ने कहा कि आप हमें कुछ व्हाट्सएप ही कर दीजिए ताकि आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ तो रिटर्न पड़ा हो। लेकिन वो बात आगे ना बढ़ी और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके बाद मुल्क पूरे का नक्शा बदल चुका है। वो कहते हैं कि हम इसको 57 से 24 पे ले आए तरामीम को, तो हम बैरिस्टर गौहर साहब से कहते रहे हमें व्हाट्सएप ही कर दें, कुछ लिख के दे दें, तो ये अडयाला की तरफ देखते थे, इन्हें इजाज़त ही नहीं थी। तो पीटीआई का स्कोप लिमिटेड हो जाता है उस वक्त जब उसने अडयाला से रहनुमाई लेनी होती है। तो इस पे फिर इसका मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके 4-5 भी हैं वो भी शायद आपके लिए बात ये है ना कि हो जाए। उसकी वजह है ना कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू के बगैर तो पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं है ना कि उनको बात कर सके। उनकी भी ख्वाहिश इमरान खान साहब की तरफ से ही है ना कि उनकी यकीन दहानी आ जाए। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब को, और ये बात वो समझते हैं सारे इत्तेहाद में जो जिनके बारे में जिनसे बातचीत चल रही है इत्तेहाद के लिए, वो समझते हैं कि वो जेल के अंदर है और ये अलाउंस देते हैं वो, क्योंकि वो बाहर तो बनी गाना तो बैठे नहीं हुए कि या किसी ओपन जगह पे तो बैठे नहीं जहाँ पे एक्सेस है और वो बात नहीं हो रही। मैंने कामरान मुर्जा साहब को ये बताया था प्रोग्राम में, मालिक साहब के शो में, मैंने कहा भाई उसमें ये प्रॉब्लम है। बहरहाल ये बातें होती रहती हैं, इत्तेहाद में बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है। तो पहला एलामिया जो असद कैसर के घर के बाहर से आया वो ये था कि मुतहदा जो अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात में मुतफिक हैं कि ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। उससे 1 दिन 2 दिन पहले इमरान खान साहब के लेटर आए जिसमें पहला नुक्ता ये था कि आपने अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है वो लगाया है, और ये जो साफ शफाफ इलेक्शन जो है रास्ता है, ये पहला एलामिया था मुतहदा अपोजिशन की तरफ से। तो इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो एंडोर्स हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं एलामिया और खतूत वो एक ही लाइन पे आ गए, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, उनका हवाला है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जब इमरान खान की आवाज़ में बाहम आवाज़ें मिल रही हैं तो सियासी तौर पे हुकूमत को ख़तरा है ना। जलसे क्यों शुरू हुए, कैबिनेट एक्सटेंड क्यों की गई? गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा था कि ये अंडर प्रेशर है और ये प्रॉपर इसका मुद्दत भी अपनी पूरी नहीं कर सकेगी, लेकिन शायद वफाकी दारुल हुकूमत में हालात काफ़ी बदलते दिखाई दे रहे हैं। हालात अगर बदलते दिखाई ना भी दें, लेकिन जो गवर्नमेंट का कंडक्ट है उसमें आपको थोड़ी मजबूती आती दिखाई दे रही है। उसकी वजूहत हैं कि अपोजिशन इकट्ठ अपनी प्रेस रिलीज़ देता है और एलामिया में बताता है कि ये पार्लियामेंट और इसके वजूद और इसकी सालमियत को नहीं मानते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अपने 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत और मशीर उनकी तादाद में इजाफा करके अनाउंसमेंट देती है कि हम अपनी जगह पर खड़े हैं शायद, और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, और शायद गवर्नमेंट को किसी भी अपोजिशन का सामना नहीं है। ये चीज़ कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये तासुर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, और ये तासुर पंजाब में अगर मजबूत हो गया तो पंजाब की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर महाजराई और इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई वाली जो सियासत है उसकी उतनी पजीराई नहीं जितनी इस बात की पजीराई है कि ये सिस्टम ऐसा ही रहना है।
तो इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे फिर PMLN को फ़ायदा होगा या PTI को फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब जितने मर्जी मकबूल हो जाए, और वो मकबूल हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस मकबूलियत को आपने अपनी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के साथ जो है, सियासी रास्ता कैसे बनाना है, सियासी राह कैसे हमवार करनी है, वो आप कैसे करते हैं, वो गुर आपको आता है कि नहीं आता। हम बार बार मिसालें देते हैं कि जब मोहतरमा और मियाँ साहब बाहर थे और फिर जनरल मुशर्रफ के साथ NRO हुआ था, तो NRO के पीछे 3 साल की स्ट्रगल थी, गुफ्तगू थी, डायलॉग था, मुज़ाकरात थे, बैरूनी कुव्वतें उसके अंदर आई थी, फिर कहीं जाके वो हुआ था मामला। लेकिन उन सब जमातों ने जो भी बातचीत की, बहरहाल 9 मई उस वक्त नहीं हुआ था, 9 मई अब हुआ है। और ये इदारे का एक अपना, यानी उसकी एक, जिसे कहना चाहिए इख्तियार जो है, उसको चैलेंज किया गया इस तरह से। तो जाहिर है कि ये एक बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। बहुत सी मिसालें देते हैं कि मफाहमत रास्ता बनाती रही और जिस तरह से भी है, इस वक्त मफाहमत का रास्ता बनाने के लिए भी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और क्या वो PTI वो कुर्बानियाँ दे पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैबिनेट में जो इजाफा है ये तो काफ़ी पुरानी बात है, क्योंकि आप इस वक्त देख लें कि एक मिनिस्टर के पास 2 बल्कि 3 जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये इजाफा जो है ये बहुत पहले करने का इरादा था, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे ये लेट होता रहा। तो अब जो उसका एक मुनासिब साइज़ है वो इस इजाफे से जो है वो वजूद में आएगा, उसे आप एक्सेस नहीं कह सकते। अगर 1-2 का होती तो फिर तो समझ में आती थी ना कि कोई डिवीजन में ज़रूरत है या कोई। अब 50 आपने बंदे लगा दिए, 50 डिवीजन तो आपने क्रिएट करने हैं, 50 गाड़ियाँ, 50 प्रोटोकॉल, 50 दफ्तर, 50 कैंप ऑफिस, 50 घर, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं ना। आप ऑस्टेरिटी कह रहे हैं कि जी बचत होनी है, पैसे जी IMF आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो कहते हैं जी आप बहुत ज़्यादा खर्चे कम करें। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि खर्चे कम करने, आप वज़ीरों की फ़ौज और मौज भर्ती कर रहे हैं। ये इस वक्त क्यों हुई? तो ये जो टेक्निकल स्टाफ है, यानी मारे थे तुसी गए हो ना भाई, तनख्वाहें भी है वो नहीं बढ़ रही है। तो हुकूमत तो पैसे खर्च रही है मीडिया के ऊपर, क्यों खर्च रही है? इसलिए कि हुकूमत अवाम की तायद से नहीं आई, पूरा एतमाद नहीं है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। आलिया हमजा को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, फैसल चौधरी को अपने घर पे वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। आप हर वक्त जो है वो कम पे टांग ली हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट के सुपरस्टार परवेज़ खटक, और इमरान खान जितने मुज़ाकरात की टेबल्स पर बैठते थे, परवेज़ खटक जो हैं वो कलीदी किरदार अदा करते थे। और परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा जाता था कि ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान साहब के सामने जो भी बात हो वो खुल के कह देते हैं। तो परवेज़ खटक साबिक वज़ीर दिफा, वो आजकल मशीर लग गए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और मशीर बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो एडवाइस किया करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब को लेके चलेंगे उनके मशीर की हैसियत से। और परवेज़ खटक साहब जो हैं उनकी ना तो वो हुकूमत का हिस्सा हैं, ना हुकूमत की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से किसी का वो हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी वो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं। तहरीक इंसाफ की जो पार्टी में आप ख़ुद भी फरमा रही हैं, बता भी रही हैं, अब तो उनके जो सबसे करीबी थे और तब्दीली का इस्तारा थे वो मशीर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, परवेज़ खटक बन गए। तो तहरीक इंसाफ के अंदर की टूट फूट, उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड कुव्वत का कारफरमा ना होना, तो फिर ये अपोजिशन इकट्ठ कैसे कामयाब होगा, ये बेल मुंडे कैसे चढ़ेगी, इसका आउटकम फिर क्या होगा? देखिए ना, इसीलिए वो चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो पहले इत्तेहाद की ज़रूरत है, उसके बाद एक इत्तेहाद बन पाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने धड़े हैं
अभी ये फैसला भी करना है कि उनमें से कौन सा धड़ा ज़्यादा मजबूत है। वो अली अमीन गंडापुर साहब का ज़्यादा मजबूत है धड़ा, या फिर वो उनके मुखालिफिन का ज़्यादा धड़ा मजबूत है, वो बैरिस्टर गौहर साहब मजबूत हैं या कोई और मजबूत है। यानी इतने ज़्यादा धड़े उनके अपने अंदर हैं कि उसमें भी फैसला करना है कि कौन सा धड़ा ज़्यादा मजबूत है, और उसके बाद जो है उनको अपनी अपोजिशन को साथ में लाना है। तो जहाँ पे वहाँ पे इख्तलाफ मौजूद है। इसी तरह से अगर देखें JUIF है, बहरहाल एक अगर तहरीक चलानी है ईद के बाद जिसका कि क्लेम कर रही है अपोजिशन, तो उनको एक स्ट्रीट पावर की ज़रूरत है, और मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो है। आपने माजी में भी देखा ये वोट को इज्जत दो वाला जो भी सब सिलसिला था, इसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर क्या था, उनके ही लोग निकलते थे, वही तहरीक को कामयाब बनाते थे, वही सड़कों के ऊपर आते थे। तो इस वक्त जो है वो मौलाना की ज़रूरत इसलिए है इस कट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो स्ट्रीट पावर इस्तेमाल कर सके। तो वहाँ पे भी इत्तफाक नहीं है, और मौलाना इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा नहीं बन रहे उस तरह से, वो भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI कोई संजीदा कोशिश भी कर रही है कि मौलाना को उस सफ़े पे ले आए जिस पे वो मौजूद है। तहरीक इंसाफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुज़ाकिरात किस बात पे होते हैं? जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, उससे मुज़ाकिरात नहीं होंगे। इमरान खान को पैगाम पहुँचा दे कि अपनी पार्टी को हुक्म दे कि इस 47 की असम्बली में न बैठे, हम पार्लियामेंट के चमन में अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे। सोचा तो शायद यही जा रहा था कि ये जो कौमी इत्तेहाद है इसकी एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का हिस्सा मौलाना फजल रहमान भी होंगे, और वो कमेटी फिर गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी और एक डायलॉग होगा। लेकिन जब कौमी इत्तेहाद में मौजूद पार्टी के जो सरबराह हैं तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने कह दिया कि हम इस पार्लियामेंट के वजूद और इसकी सालमियत को नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि डायलॉग शायद फिर ना हो। तो इसकी वजूहात फिर क्या हैं? पहली बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब बातचीत के हक़ में नहीं है, उनकी एक अपनी राय है, बाकियों की शायद ये राय ना हो। तो ये बाहम गुफ्तगू शनीद के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू के बगैर तो पॉलिटिकल पार्टियों के बाहर रास्ता कोई नहीं होता। अपोजिशन में जब मार्शला होता है तब भी तो बैठ के बातचीत की, तहरीक भी एंड बातचीत पे होनी है। कोई भी आप तहरीक, जंग भी बातचीत पे ही एंड होती है ना, मेज़ के ऊपर। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो मुक्तदरा हो, चाहे वो मुक्तदरा की लाई हुई कठपुतलियाँ हो, ठीक, जहाँ से भी अगर वो बात हो ना। अभी हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत से तातुल का शिकार है, अपोजिशन के साथ तो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस भी तय हुई असद कैसर के घर पे कि ये कॉन्फ्रेंस इस तरह से होगी, और उसको शायद खाकान अब्बासी साहब को स्टीयरिंग कमेटी का हेड बनाया गया। वो कमेटी अनाउंस हो चुकी है। बाकी ये छोटे छोटे मामलात हैं, ये हो जाएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कौमी इत्तेहाद है ये आइन की बालादस्ती के लिए नहीं बना, बल्कि इसका मुद्दा जो है ये फ़कत चाहता है कि इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो भी लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो गवर्नेंस की बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा मकसद तो इमरान खान की रिहाई है। तो फिर गवर्नेंस कौन करेगा, रिफॉर्म्स कैसे होंगी? इसी तरह ही जब अपोजिशन के इस अलायंस से पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, हदफ क्या है, तो शायद वो बहुत क्लैरिटी से नहीं बताया जा सकता, शायद पॉसिबल नहीं है बताना, या शायद कोई हदफ है ही नहीं। इस पर जो दानिश्वर हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं? अभी तक मतलब अगर देखा जाए तो शायद अब्बासी साहब या अचकज़ई साहब, इन लोगों का तो हदफ है कि भाई आइन की बहाली है, जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत और उस आइन की बहाली की राह पे कैसे चलना है, वो क्या है, वो एक बहुत है। और उसमें PTI के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, या मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो हदफ क्या है, पहले हुकूमत गिरानी है या बाद, या अपना पुराना मैंडेट है उसको बहाल करवाना है।
ठीक। ये भी एक झगड़ा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ये मुतालबा आया था कि नए इंतखाबात, तो पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आई थी कि क्यों नए इंतखाबात, जो हमारा मैंडेट है वो हमें दिया जाए। ठीक। तो पीटीआई के अंदर भी इस मामले के ऊपर तकसीम है। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाए चकज़ई साहब, तो क्या इमरान खान साहब इसको पहले ही उन्होंने इस्तीफ़े दे दे कि अपनी पोजीशन इतनी कमज़ोर कर ली कि 2 हुकूमतें छोड़ दी, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, मतलब वो इस जगह पे जो पहुंचे हैं तो वो सारी इन सारे मामलात की वजह से पहुंचे हैं। तो क्या वो दोबारा वही काम करेंगे जो कि वो पहले कर चुके हैं? ये स्पेस भी अगर उनके हाथ से गई तो फिर क्या उनके हाथ आएगा? आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से कब आपकी हुई है? मेरी इस हफ्ते में मंगल वाले दिन। अच्छा, क्या गुफ्तगू, क्या बात हुई उसमें? तो ज़्यादा उन्होंने वही बात की, वो तो ज़्यादा सियासी गुफ्तगू जो है वो तो सलमान अकरम राजा वगैरह भी थे, अपना सारे हमारे दोस्त दूसरे भी थे, तो उनके साथ भी हुई। उन्होंने बाहर आके पैगाम भी दिया। तो क्रिकेट पे तो काफ़ी धुलाई की उन्होंने। वो पाकिस्तान इंडिया से हारा था एक दिन पहले, तो काफ़ी गुस्से में थे सारे। तो मैच पूरा देखा उन्होंने बैठ के? वहाँ देखा होगा तो इसीलिए सुना रहे थे वो क्या, मतलब क्रिकेट की तो जितनी समझ इमरान खान को किसी को भी नहीं, ना हमारी कोई क्रिकेट का मुंह है, ना सिर है, ना पैर है, ना कोई हमें पता है जाना किधर है, ना पता है आना किधर से है। पता नहीं कौन सा लड़का डोमेस्टिक में, उसके जो अच्छे वाले हैं वो घर बैठे हैं, तो जो आए हुए रेलू कट्टे हैं वो सारे बीच में खेल रहे हैं। अजीबो गरीब अपना मतंजन बनाया। आप कह रहे हैं कि जो सियासी पॉलिटिकल हालात है वही क्रिकेट के हालात है? हाँ, और बल्कि बिल्कुल, या जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त हालात हैं वो क्रिकेट के हालात हैं, या जो पॉलिटिकल हालात हैं? इंसाफ के हालात को ना अहम काम का ग्लोरीफाई करते हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हुआ? वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नो कॉन्फिडेंस तक बात आ गई। फिर बड़ों ने बीच में पढ़ के तो वो सुलह कराई है शायद, या अभी सुलह नहीं हुई। इस पे तो कोई नहीं बोलता। खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे। महताब अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते, मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते, तो कितनी आवाज़ें निकलती। हमारा शेर अफजल मुरवत का एक इशू हुआ तो सारों ने टोल पीटना शुरू कर दिया। शेर अफजल मुरवत तो ये पीटीआई से, तो इमरान खान और पीटीआई के वर्करों के अलावा बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने तो 100 दफ़ा कहा मेरे ऊपर हाथ रखेंगे मैं कायदे अवाम हूँ, और जो उनकी चॉइस है उन लोग इज़्ज़त करते हैं। जिस दिन इमरान खान ने हाथ उठा लिए सारे फारग। ऑपोजिशंस के इकट्ठ जो हैं वो तारीख में बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाई देंगे। ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती हैं, उनके इकट्ठ भी बन जाते हैं, वो इम्पैक्टफुल भी होते हैं। इमरान खान की क़यादत में जब धरने दिए गए तो वो बहुत इम्पैक्टफुल था। आज की ऑपोजिशन, उसके इत्तेहाद, उनके इकट्ठ, उनका इम्पैक्ट कितना है और वो गवर्नमेंट को कितना ललकारने की सलाहियत रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, ऐलान के बाद।